अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात कहने के लिए आई हूँ। ये केस था 2 साल पुराना, तकरीबन 2 साल पुराना, मोहम्मद इब्राहिम का केस। मोहम्मद इब्राहिम पर इल्ज़ाम लगाया गया था कैट रेप का। जी हाँ, एक बिल्ली के रेप का इल्ज़ाम लगाया गया था। 2 साल पहले मोहम्मद इब्राहिम जो हैं, जो कि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक 15 साला बच्चे थे। मोहम्मद इब्राहिम पर इल्ज़ाम लगाने वाला और कोई नहीं था, हमारी जानी मानी हस्ती थी जिनको हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जिन इल्ज़ाम लगाया मोहम्मद इब्राहिम पे कि उन्होंने अकेले नहीं, अपने कज़िन्स और अपने दोस्तों के साथ मिलके एक बिल्ली का रेप किया लाहौर के अंदर। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कहा कि इस बदबख्त लड़के का क्या बनेगा, ये इस बदबख्त लड़के के माँ बाप आगे जाके क्या करेंगे। उन्होंने इस किस्म की कई बातें अपनी वीडियो के अंदर की। ये वीडियो वो मोहतरमा अपने चैनल से अब डिलीट कर चुकी हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ, मोहम्मद इब्राहिम जो हैं वो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और वो उस दौरान जब ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे थे और ये कैट रेप कंट्रोवर्सी सामने आई थी, वो लाहौर में थे ही नहीं। अपनी तरफ से न्यूज़ बना दी, तस्दीक की नहीं, झूठी खबर जो थी उस प्रोपेगेंडा को उन्होंने और आगे फैला दिया और एक 15 साला बच्ची के ऊपर कैट रेप का, गैंग कैट रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर इस लड़के को भी खूब सुनाई और साथ साथ उसके माँ बाप को भी खूब सुनाई और कहा कि ये एक बदबख्त लड़का है और इस बदबख्त लड़के के माँ बाप जो हैं वो कहाँ जाके अपना मुंह दिखाएंगे जिसने इस किस्म की नापाक हरकतें की हैं। अब आप लोग खुद इमेजिन करें, आप लोग भी कभी 15 साल के रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों के 15 साल के बच्चे होंगे, 15 साल के बहन भाई होंगे। आप लोग ज़रा सा इमेजिन करें, आप लोगों के ऊपर इतना संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगे, आपके स्कूल फ्रेंड्स को, आपके क्लास फेलोज़ को एकदम से इंटरनेट खुले और न्यूज़ सामने आ जाए, इन मोहतरमा की वीडियो सामने आ जाए जिसके ऊपर ये न्यूज़ चल रही हो कि जी इस शख्स ने कैट रेप किया है, एक बिल्ली का रेप किया है। तो आप सोचें आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आपकी तो दुनिया पूरी अपसाइड डाउन हो जाएगी, आपको तो लगेगा दुनिया ख़त्म ही हो गई है। यही सब कुछ मोहम्मद इब्राहिम के साथ भी हुआ। शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गए, उन्हें लगा कि उनकी दुनिया अपसाइड डाउन हो गई, उन्हें बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुई। ऑब्वियसली जब ये न्यूज़ ही फेक है, और फेक न्यूज़ भी आप सोचें ज़रा किस किस्म का इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है। और वो बच्चा 15 साल का है, उसके दोस्त हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी है, वो स्कूल जाता है, उसकी मदर के सोशल सर्कल है, उनके माँ बाप के दोस्त हैं, उनकी एक फैमिली सिस्टम है। आप सोचें ज़रा ये ख़बर कितनी बुरी तरीके से उनकी फैमिली में, उनके सोशल सर्कल में, उनके आसपास, उनकी नेबरहुड में, उनके मोहल्ले में फैली होगी। इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हुआ होगा उन सब की ज़िंदगियों पे, ना सिर्फ मोहम्मद इब्राहिम की ज़िंदगी पे बल्कि उन तमाम फैमिली मेम्बर्स की ज़िंदगी पे इस झूठी खबर का असर कितनी बुरी तरीके से हुआ होगा। अब मोहम्मद इब्राहिम ही क्यों, ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में आया ही होगा, राइट। अब मोहम्मद इब्राहिम इसलिए क्योंकि 2 साल पहले, अभी भी मोहम्मद इब्राहिम इज़ क्वाइट फेमस, वो एक यूट्यूबर हैं। 2 साल पहले तो वो इन मोहतरमा से बहुत ज़्यादा फेमस थे। 2 साल पहले तो ये मोहतरमा कहीं पर भी नहीं थी और मोहम्मद इब्राहिम इनसे कई ज़्यादा फेमस थे। मोहम्मद इब्राहिम का एक यूट्यूब चैनल है फ्रोज़ लैब के नाम से, आप चाहें तो उसे सर्च भी कर सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने इन मोहतरमा की वीडियो के रिप्लाई के अंदर एक वीडियो डाली थी जो कि अभी तक मौजूद है। उन्होंने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया है। उस वीडियो का नाम है द ट्रूथ, आप चाहें तो उसे सर्च भी कर सकते हैं। इन मोहतरमा ने ऑल्दो अपनी वीडियो को डिलीट कर दिया है, आपको इनकी तरफ से वो वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन मोहम्मद इब्राहिम ने इनके जवाब के अंदर जो वीडियो डाली थी वो आपको मिल जाएगी। तो मोहम्मद इब्राहिम ने एक बहुत ब्रेव और बहुत सही स्टेप उठाया, क्योंकि कुछ इल्ज़ामात का जवाब देना वाकई बहुत ज़रूरी होता है। अपनी वीडियो के अंदर मोहम्मद इब्राहिम ने एक्सप्लेन किया कि मैं लाहौर में रहता नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। उन्होंने अपनी हैरत का इजहार किया कि मेरे ऊपर इस तरह का संगीन इल्ज़ाम इन्होंने कैसे लगा दिया, ये सच ही नहीं है। फिर उन्होंने आगे ये बताया कि इस खबर का उनकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर हुआ। उन्होंने ये तक बताया कि उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उनका कभी कभी दिल करता है कि वो अपनी जान खुद ही ले लें। मतलब आप सोचें ज़रा कि एक 15 साला बच्चा है, उसको इस तरह की खबर वो सुनता है, उसकी ज़िंदगी किस हद
तक मुतासिर होती है कि उसको सुसाइड करने का दिल कर जाता है। ये इम्पैक्ट होता है फेक न्यूज़ का, ये इम्पैक्ट होता है इनकी तरफ से फेक न्यूज़ का, और आगे से इनकी तरफ से हमें कोई अपॉलॉजी नहीं मिलती, मोहम्मद इब्राहिम को कोई अपॉलॉजी नहीं मिलती। आई मीन बैकग्राउंड में अगर उन्हें अपॉलॉजी मिली हो तो मिली हो, आई होप कि मिली हो, लेकिन एज एन ऑडियंस तो हमने किसी किस्म की कोई अपॉलॉजी नहीं देखी इनकी तरफ से, कोई अपॉलॉजी वीडियो भी नहीं देखी हमने इनकी तरफ से, जबकि होनी चाहिए। जब इल्ज़ाम आपने ऑन रिकॉर्ड लगाया है, जब इल्ज़ाम आपने ऐसा लगाया है कि पूरी अवाम ने देखा, पूरी पब्लिक ने देखा, तो उसका अपॉलॉजी भी पूरी पब्लिक को देखना चाहिए, राइट? आई थिंक इतना तो मोहम्मद इब्राहिम डिज़र्व करते ही करते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये मोहम्मद इब्राहिम के फेम से फेमस होना चाहती थी, अब ये चाहती हैं कि ये किसी भी तरीके से इनको व्यूज़ मिलें, इनको लाइक्स मिलें, इनके पास डॉलर्स इनके बनते रहें, क्योंकि इसके अलावा और क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है झूठी न्यूज़ फैलाने की, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की। कि मोहम्मद इब्राहिम ने आपको अपनी वीडियो के अंदर वार्न किया कि मैडम आप ये वीडियो डिलीट कर दें बिकॉज दिस इज़ ऑल लाइज। उन्होंने यहाँ तक आपसे कहा कि अगर आपने ये वीडियो डिलीट नहीं की तो मैं आपका चैनल बंद करा सकता हूँ। एंड बीइंग 15 ईयर्स ओल्ड उन्होंने ये बड़ी ब्रेव और समझदारी वाली बात की है। बाकायदा आपको ये बात बोली कि मुझे पता है कि यूट्यूब चैनल बनाने में और मेंटेन करने में कितनी मेहनत लगती है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपका यूट्यूब चैनल बंद करा दूँ, तो बेहतर यही होगा कि आप खुद ये वीडियो डिलीट कर दें। तो आई थिंक कि उनकी बात आपको समझ में आ गई, इसी वजह से आपने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। लेकिन अगर वीडियो पब्लिक थी तो अपॉलॉजी भी पब्लिक होनी ही चाहिए थी। आई होप कि आपने बैकग्राउंड में अंदर खाने उनसे माफ़ी तलाफ़ी कर ली हो। आई होप कि आपके अंदर इतनी इंसानियत हो कि आपने उस बच्चे से माफ़ी मांग ली हो। लेकिन लाइक आई सेड कि अगर वीडियो पब्लिक थी, इल्ज़ाम पब्लिक था, तो फिर माफ़ी भी पब्लिक ही होनी चाहिए थी। और वो 15 साला बच्चा जिसको आपकी वजह से, आपके इल्ज़ामात की वजह से सुसाइडल थॉट्स आने लगी थी, वो एटलीस्ट ये चीज़ डिज़र्व ज़रूर करता है कि आप उससे माफ़ी मांगें। मूविंग ऑन, लेट्स गो ऑन टू महरीन सब्तैन। अब महरीन सब्तैन और मोहम्मद इब्राहिम के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? दोनों ही यूट्यूबर्स हैं, दोनों ही क्वाइट फेमस हैं। वेल ओके दैट्स फाइन, लेकिन फेमस तो आप भी हैं। अब जाके तो अब आप क्यों महरीन सब्तैन को घसीट रही हैं? अब आप क्यों उनके ऊपर इल्ज़ामात के बौछार कर रही हैं? उनके ऊपर क्यों बैठ के इस तरह से मट्टी उछाल रही हैं? ये बात मेरी समझ से बाहर है। मैं महरीन को काफ़ी अरसे से देख रही हूँ एज ए व्यूअर, एज ए यूट्यूबर। मुझे कभी भी उनकी रिपोर्टिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जहाँ पे उन्होंने बैठ के आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की हो, जहाँ पे उन्होंने बैठ के आपकी फैमिली के ऊपर गंद उछाली हो या आपके साथियों की फैमिली के ऊपर गंद उछाली हो। तो एट दिस पॉइंट मुझे समझ नहीं आता कि उनको फजूल में इस चीज़ के अंदर लेकर आने का आपका मकसद क्या है। जब से मैंने इस केस के अंदर कदम रखा है, मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ हूँ, और ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो दोनों साइडों से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है, ये होनी ही नहीं चाहिए। आप लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि आपको ये तक नहीं पता कि स्टार्ट किसने किया था। डजंट मैटर कि किसने स्टार्ट किया था। एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करेगी बात, वो ये मैटर करेगी कि स्टॉप कौन करेगा। बड़ा शख्स वही होगा जो इस चीज़ को कंप्लीटली स्टॉप करेगा। भूल चुके हैं कि केस का फोकस क्या है, केस का गोल क्या है। इतना ज़्यादा गंद उछाल चुके हैं, इतनी ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन हो चुकी है, लेकिन आखिर क्यों? माँ बहन बेटी का केस से क्या ताल्लुक़ है? केस जो है वो है एक बच्ची का और उसके किडनैपर का, या फिर आपका नैरेटिव जो है वो आपका नैरेटिव है। आप अपने नैरेटिव को लेके चलें, आप अपने नैरेटिव के ऊपर बात करें, आप केस के ऊपर बात करें। आप दूसरों की ज़िंदगियों के ऊपर, दूसरों की कैरेक्टर के ऊपर क्यों आते हैं? जब आप दूसरों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, जब आप दूसरों की फैमिलीज़ के बारे में बात करते हैं, दूसरों के हज के बारे में बात करते हैं, कम ऑन, इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी वीकनेस दिखती है। इससे सिर्फ और सिर्फ ये दिखता है कि आपके पास कोई बात ही नहीं है करने के लिए। आई नो ये केस दो फ्रंट्स पर लड़ा जा रहा है। एक फ्रंट है अदालत में, वहाँ पर ये केस पॉलिटिकली लड़ा जा रहा है, वहाँ पर भी सही काम नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ ये केस लड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया पे जो केस है वो जो है यूट्यूबर्स अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने अपने एजेंडास को फॉरवर्ड करने के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। वाई आर यू गाइज डूइंग दैट? अगर हम सबका नैरेटिव एक जैसा है, हम सब एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर हम सबको एक ही बात करनी चाहिए और हम सबको एज अ टीम एक ही जैसे काम करना चाहिए। और अगर आप लोगों का नैरेटिव हमसे डिफरेंट है तो फिर आप अपने नैरेटिव के ऊपर रहिए ना।
अगर आप अपने नैरेटिव पे रह के हमसे तमीज़ से बात करेंगे तो हम भी आपसे तमीज़ से बात करेंगे, हमारी तरफ से भी आपको वही इज्जत और वही रिस्पेक्ट मिलेगी। अब यहाँ पर महरीन की एग्जाम्पल मैं फिर से लेकर आऊँगी। महरीन ने कभी भी आप लोगों को कोई भी ऐसी बात नहीं बोली है जो कि कैरेक्टर असैसिनेशन के ज़मरे के अंदर आती है। शी हैज़ ऑलवेज ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। जी हाँ, रिपोर्टिंग के अंदर ऐसी बहुत सारी न्यूज़ होती है जो हमें एक दफ़ा मिलती है और अगले दिन वो चेंज हो जाती है। तो अगले दिन जब वो चेंज होती है तो वो उसको बताती हैं कि जी ये मुझे अब मिली थी और अब ये चेंज हो गई है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, अब ये जो है ख़बर इस तरह से मुझे पता लगी है। वो उस चीज़ को भी एडमिट करती हैं। अब यहाँ पे ये इनलाइटन मी आईडी की जो बात आती है उस पर मैं थोड़ा सा ज़रा सा ब्रीफली टच करना पसंद करूँगी, बस दिस इज़ सो रिडिकुलस। महरीन ने उसके ऊपर बोला था मुझे लगा कि ये जुनैरा के हस्बैंड हो सकते हैं। उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था कि उन्हें लगा कि ये जुनैरा के हस्बैंड की आवाज़ है। किसी का कहना कि मुझे ये लगा इल्ज़ाम नहीं हो जाता कि वो उसका शौहर है। ओके, इस बात को कंट्रोवर्सी जो बनाया गया है वो बनाया गया है आप लोगों की साइड ने, वो बनाया गया है जुनैरा ने। इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी और प्रोपेगेंडा आपने बनाया है। क्योंकि आई गेस उस टाइम पे आपको व्यूअरशिप नहीं आ रही थी, आपके लाइव सेशंस जो थे वो डेड बिल्कुल जा रहे थे, वहाँ पे कोई मसाला नहीं था, कोई मिर्च नहीं थी, लोगों के पास कुछ टॉपिक नहीं था बात करने का। तो आप लोगों ने महरीन की इस बात को पकड़ लिया और आपने कहा जी ओ माय गॉड, महरीन ने तो इनलाइटन मी को मेरा शौहर बना दिया, तो महरीन तो मेरे शौहर को कॉलिंग करती होती थी। अरे यार, वो आपको कॉल करती थी, आपसे कहती थी अपने हस्बैंड से ज़रा पूछ के मुझे एक बात बता दीजिए। बात करने की एक तरीका होता है ना। आपने इस बात को ऐसा रंग दिया कि वो बेचारी शरीफ औरत शर्मिंदा ही हो जाए, राइट। यही आपका मकसद था कि एक तरफ मैं महरीन को शर्मिंदा कर दूं और दूसरी तरफ मेरी व्यूअरशिप जो है वो आसमानों से बातें कर दे। यहाँ पर अपने आप को खुद ही बदनाम करके व्यूज़ लेना आप कैसे इस तरह से कर सकती हैं और फिर भी अपने लोगों के सामने, फिर भी अपने चाहने वालों के सामने आप मजलूम बन जाती हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मासूम बन जाती हैं। मेरी ने कहीं से भी कभी भी इनलाइटन मी नाम की तोते वाली आईडी को जो है आपका शौहर नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ ये कहा उन्हें लगा कि इनलाइटन मी की आवाज़ आपके हस्बैंड से मिलती हुई है। दैट्स इट, दैट्स ऑल शी सेड, पीरियड। इस बात का बतंगड़ बनाना छोड़ दीजिए मोहतरमा, आपकी खुद की बेइज्जती हो रही है। आप खुद जा के ढोल पीट रही हैं, इनलाइटन मी मेरा भाई है, इनलाइटन मी मुझे बहन समझता है। कम ऑन, फॉर गॉड्स सेक। अगर वो आपका शौहर नहीं है तो नहीं है, वी डोंट केयर, बात ख़त्म हो गई। इस बात को इतना बड़ा हवा बनाने की क्या ज़रूरत है जनाब। उनका हज बेकार हो गया। आप कौन होते हैं यार, आप लोग होते कौन हैं उनके हज के बारे में कमेंट करने वाले। कोई हज पे जाए, नमाजें पढ़े, आप खुदा हैं। आप नमाज़ों के ऊपर बोलेंगे कि इसने नमाज पढ़ी है तो इसकी नमाज कामयाब है या इसकी नमाज अल्लाह ने एक्सेप्ट की है या नहीं की है। आप हैं कौन? ये बात तो फरिश्ते भी नहीं बता सकते कि अगर आज मैंने सजदा किया और आज मैंने नमाज पढ़ी तो वो नमाज अल्लाह ने कबूल की है या नहीं की है। ये बात तो फरिश्ते भी नहीं बता सकते कि अगर मैं हज करके आई हूँ तो वो हज अल्लाह ने कबूल किया है या नहीं किया है। तो आप कौन हैं? आप किस बेस के ऊपर कह सकते हैं कि महरीन सब्तैन का हज जो है वो कामयाब हज है या नाकाम हज है? इस सवाल का जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप लोग सब अपने ऊपर ध्यान दें, अपने अमाल के ऊपर ध्यान दें और बराए मेहरबानी सिर्फ और सिर्फ अपने केस पे और सिर्फ अपने नैरेटिव को लेकर चलें और दूसरों की कैरेक्टर असैसिनेशन करना छोड़ दें। क्योंकि ये कैरेक्टर असैसिनेशंस जो होती हैं ना, दिस विल गेट यू नोवेयर। इससे आप लोग कहीं पर भी एंड अप नहीं होंगे। वाकई में ये केस एक दिन ख़त्म हो जाएगा, वाकई में ये केस ओवर होगा एक दिन और फिर आप लोग एक दूसरे से इतने शर्मिंदा होंगे, एक दूसरे से नज़र तक नहीं मिला सकेंगे। फिर माफिया तलाफियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा या फिर ये जंग जो है, ये दुश्मनी जो है, ये कंटिन्यू रहेगी, ये चलती ही रहेगी। और इसी तरह व्यूज़ लेने के चक्कर में, डॉलर बनाने के चक्कर में एक दूसरे की माँ, बहन और बेटियों को आप लोग दुनिया भर के सामने लेकर आते रहेंगे और लोगों को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। क्योंकि आप लोगों की इन हरकतों की वजह से पाकिस्तानी अवाम को जो है ना वो इंटरटेनमेंट की आदत हो गई है।
उनको रियलिटी शो की आदत हो गई है कि आज हम यूट्यूब जब खोलेंगे तो आज हमें क्या सुनने को मिलेगा, आज ये शख्स जो है वो उस बंदी की माँ को क्या बोलेगा या उस बंदी की इज्जत कैसे उतारेगा। ये आदत पड़ गई है अवाम को। अवाम को अब ये आदत नहीं रही है कि केस के बारे में हमें क्या सुनने को मिलेगा, केस के बारे में हमें क्या हकाइक सुनने को मिलेंगे। प्लीज़ नैरेटिव दें। केस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उस बच्ची की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उस केस के बारे में रिपोर्टिंग करें। मेरी ये सारी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लगी होंगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सच और सही बात करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ आया हो। देखिए, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। आई एम नॉट परफेक्ट ईदर। हर इंसान के अंदर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है, बेहतरी के लिए उसके अंदर एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट अल्लाह ने बनाया होता है। उसी तरह आप लोग भी इम्प्रूव हो सकते हैं, उसी तरह मैं भी इम्प्रूव होने की कोशिश करती हूँ। हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। अल्लाह ने इसीलिए हमें इंसान बनाया है ताकि हम एक दूसरे से सीख के, एक दूसरे की अच्छाइयों को सीख के आगे बढ़ सकें। तो प्लीज़ एक दूसरे की अच्छाइयों को देखिए, एक दूसरे की बुराइयों को इग्नोर करिए। दूसरे लोगों के ऊपर कीचड़ उछाल के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस दुश्मनी को प्रोलॉन्ग करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि दिल से बद्दुआएं निकलेंगी, और कुछ बद्दुआएं ऐसी निकलती हैं कि वो वाकई में अर्श पे जाके लगती हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से गुरेज करिए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।